नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। और जैसा कि आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और हम लोग आज जो लेबर लॉ की हमारी सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम एक और लॉ के बारे में जानेंगे, जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे और फैक्ट जो इसके हैं उसी पर क्वेश्चन इससे आएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में और इसके विभिन्न उपबंधों के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं मातृत्व हित लाभ को। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला नियम है और यह अधिनियम महिलाओं को प्रसव के पूर्व यानी कि गर्भावस्था के पूर्व में और गर्भावस्था के बाद की जो कुछ अवधि होती है उसमें उनकी सुरक्षा को लेकर कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ हानि ना हो या फिर कोई भी जो महिला है उस पर के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़े, तो इसलिए कुछ अवधि के लिए जहां वो काम करती हैं वहां से उनके अवकाश के लिए कुछ इसमें बेनिफिट दिए गए हैं और उनको कुछ क्या क्या बेनिफिट और भी मिलते हैं उनको, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, यह एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला नियम है। यह अधिनियम महिलाओं को प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के बाद कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है। कुछ इसकी हिस्ट्री भी है, छोटी सी जान लेते हैं क्योंकि फैक्ट है और ये लगभग पूछा जा सकता है। सबसे पहले अधिनियम ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, उसके पश्चात 1934 में ये मद्रास में तथा 1938 में यूपी में, और इसी क्रम में और भी स्टेट में धीरे धीरे लागू होता रहा और पूर्ण रूप से ये 12 दिसंबर 1961 में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया गया। इसमें कुल लगभग 30 धाराओं का प्रावधान है। उसमें जो जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बाकी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। तो जो हमारे लिए फैक्ट हैं उनको हम लोग जानेंगे और विश्वास मानिए कुछ छूटेगा नहीं, वो भी सारी कवर हो जाएंगी इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं धारा 1 में। तो धारा 1 में जैसे कि नॉर्मल सारे लॉ में उसका परिचय रहता है और उसका विस्तार रहता है क्या है, तो बता चुके हैं आपको। 12 दिसंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। उस टाइम कश्मीर में ये लागू नहीं था, लेकिन 1970 के बाद ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। धारा 2 में प्रथम चरण में ये नियम जो अधिनियम था वो प्रत्येक कारखानों, खानों एवं बागानों में लागू कर दिया गया। उसके बाद घुड़सवारी, कलाबाजियां, अन्य प्रकार के प्रदर्शन जैसे सर्कस है, जहां भी महिलाएं नियोजित हैं वहां पर ये लागू कर दिया गया। यह अधिनियम ऐसे दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी लागू होता है। अब इसकी कंडीशन समझ लीजिए कि कंडीशन क्या है कि ये लागू कहां होगा। तो ऐसे प्रतिष्ठान, कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं वहां पर यह अधिनियम लागू होता है। पिछले 12 माह में वो किसी भी दिन, एक भी दिन अगर कार्यरत रहे हैं 10 या 10 से अधिक कर्मचारी, तो वहां पर यह नियम लागू होगा, यह अधिनियम। इसके बाद धारा 4 को देख लेते हैं। धारा 4 कहती है प्रसवावस्था के कुछ अवधियों के दौरान स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिषेध। जो प्रसवावस्था है, जो गर्भावस्था है, उसके दौरान स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिषेध के बारे में बताती है। ये कहती है किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजक स्त्री श्रमिक को जानबूझकर प्रसव या गर्भपात यानी कि या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी समाप्ति के दिन शीघ्र बाद 6 सप्ताह तक नियोजित नहीं कर सकता। अगर ये कोई कंडीशन होती है, उसका प्रसव होता है या उसको गर्भपात हो जाता है या वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराती है और उसके समाप्त होने के तुरंत बाद वो 6 सप्ताह तक उसको अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता, ठीक है, और ना वो किसी भी नियोजन में नियोजित की जाएगी। ये धारा 4 बताती है। इसके बाद किसी महिला श्रमिक के अनुरोध करने पर भी नियोजक प्रसव की संभावित तिथि जो होगी, उसकी जो उसकी डिलीवरी डेट है, उसके 6 सप्ताह पूर्व और उसके 1 माह पूर्व महिला श्रमिक को किसी भी ऐसे कार्य में नियोजित नहीं करेगा जहां उसके और उसके भ्रूण के स्वास्थ्य पर
के विकास पर या उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े। यानी कि जो उसकी डिलीवरी डेट है उससे 6 सप्ताह पूर्व के 1 महीने पहले उसको ऐसे किसी भी काम में नहीं लगाएगा, जैसे बोझा ढोना है या कलाबाजी करना है, तो ऐसे किसी काम में नहीं लगाएगा जिससे कि उसके भ्रूण पर या उसके शिशु पर और या उसके महिला के स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव पड़े। इसके बाद धारा 5 में बताया गया है भुगतान का अधिकार। मातृत्व के दौरान महिला को विगत 3 माह की औसत मजदूरी दर या सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी दर जो भी अधिक हो उस राशि का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाएगा। तो न्यूनतम मजदूरी के बारे में हम बता चुके हैं। ये जो भी न्यूनतम मजदूरी आपके स्टेट में चल रही है वो न्यूनतम मजदूरी मानी जाती है। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी नियम, न्यूनतम मजदूरी है और आपका कारखाना अधिनियम है, वो लेबर लॉ की लिस्ट में प्ले लिस्ट में जाकर सारे लॉ देख सकते हैं। और जितने भी इस चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं वो केवल और केवल आपके ही सिलेबस के टॉपिक हैं, कोई भी इधर उधर का टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं बनाई केवल आप ही लोगों के लिए रहा हूँ ये टॉपिक। बाकी और किसी सिलेबस के लिए ये नहीं बनाया मैंने, केवल आप ही लोगों के काम का है। तो इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके पढ़ने लायक नहीं है। तो आगे चलते हैं। महिला कामगार मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए तभी हकदार होगी जब उसके द्वारा प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व 12 माह में कम से कम 80 दिन कार्य किया हो। मतलब कि आप समझिए कि अगर उसको ये बेनिफिट लेना है तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो पिछले 12 माह में जहां वो नियोजित है उसमें कम से कम उसने 80 दिन कार्य किया हो। ठीक है ना, पिछले 12 माह में 80 दिन कार्य किया हो जब से उसको प्रसव उसकी तिथि है प्रसव की उस तिथि से पूर्व। उसके बाद इसमें एक कंडीशन है कि असम राज्य में आकर बस गई जो महिलाएं बसती हैं गर्भावस्था के दौरान और वो किसी काम में नियोजित हैं तो उन पर ये 80 दिन का प्रावधान लागू नहीं होगा और उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। धारा 5 और बताती है कि किसी भी महिला श्रमिक को अधिकतम 26 सप्ताह का मातृ अवकाश मिलेगा, जिससे पूर्व 8 सप्ताह, प्रसव से पूर्व 8 सप्ताह का से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई महिला मातृ अवकाश लेना चाहती है तो प्रसव से पूर्व 8 सप्ताह से अधिक वो नहीं ले सकती और बाकी का जो बचा है उसको टोटल 26 सप्ताह मिलेगा, बाकी का उसके बाद मिल जाएगा। इसके बाद 2 या 2 से अधिक बच्चे जीवित रहने की स्थिति में अधिकतम 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, जिसमें प्रसव पूर्व अवकाश 6 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। ये दूसरी कंडीशन है कि अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे जीवित हैं आपके पहले से उस महिला के और उस तीसरा बच्चा कोई उसके हो रहा है तो इस कंडीशन में उसको केवल 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, जिसमें प्रसव के पूर्व 6 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी महिला श्रमिक की मृत्यु इस अवधि में हो जाती है तो मातृत्व लाभ उसकी मृत्यु के तिथि तक देय होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है यदि किसी महिला श्रमिक की मृत्यु प्रसव के समय या इसके बाद की अवधि में हो जाता है और बच्चा जीवित रहता है तो पूर्ण मातृत्व लाभ देय होगा। परंतु यदि बच्चे की मृत्यु अवकाश के दौरान हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे की मृत्यु की तिथि तक ही देय होगा। ये कंडीशन समझ ली और ये फैक्ट है और इनसे क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यूज भी मैं लास्ट टाइम में कराऊंगा, पहले आप लोग थ्योरी थोड़ा देख लें जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको एमसीक्यूज में दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। और धारा 5 ही कहती है यदि कोई महिला श्रमिक कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेती है, मान लो कोई बच्चा अगर गोद लेती है जिसकी उम्र 3 माह से कम हो, अगर ऐसा कोई बच्चा गोद लेती है जिसकी उम्र 3 माह से कम हो, या कमीशनिंग करने वाली महिला को बच्चे लेने की तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्राप्त होगा। जिस दिन वो गोद ले रही है उसके बाद 12 माह तक वो 12 सप्ताह तक 12 वीक तक वो अवकाश ले सकती है और मातृत्व लाभ उसको मिलेगा। अब यहाँ कमीशनिंग मदर की बात करेंगे। कमीशनिंग मदर क्या होती है तो इसको भी समझ लेते हैं। कमीशनिंग करने वाली महिला से आशय ऐसी बायोलॉजिकल मदर से है जो दूसरी महिला से इम्प्लांट किए गए भ्रूण को तैयार करने के लिए अपने एग को का इस्तेमाल करती है। यानी कि वो दूसरे के दूसरी महिला में अपने एग को डाल देती है और उसको कमीशनिंग मदर बोलते हैं।
समझ लीजिए फिर से इसको एक बार, नहीं समझ में आया तो, कमीशनिंग करने वाली महिला से आशय ऐसी बायोलॉजिकल मदर से है जो दूसरी महिला से इम्प्लांट किए गए भ्रूण को तैयार करने के लिए अपने एग का इस्तेमाल करती है। यानी कि बच्चा उसके गर्भाशय में नहीं पल सकता, अगर उसकी इस तरीके की कंडीशन है तो वो अपने एग को दूसरी महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट करा देती है और उससे बच्चा वो डिलीवर हो जाता है। इसके बाद यदि महिला कामगार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ऐसी हो कि उसे घर रहकर भी किया जा सकता है, तो नियोजक और कामगार के आपसी समझौते पर यह निर्भर करता है कि नियोजक मातृत्व अवकाश की समाप्ति के बाद भी महिला कामगार को घर से ही कार्य करने के लिए अनुमति दे सकता है। अगर कोई ऐसा काम करती है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है महिला, तो ये नियोजक और महिला कामगार जो है उनके बीच समझौता हो सकता है, और अगर नियोजक चाहे तो उनकी दोनों के आपसी सहमत से वो घर से भी काम कर सकती है मातृत्व अवकाश के बाद भी। इसके बाद धारा 6 दावा एवं भुगतान के बारे में बताता है कि कोई भी महिला श्रमिक जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ की अधिकारी अपने नियोजक को मातृत्व लाभ या अन्य राशि उसे उसके द्वारा नॉमिनी व्यक्ति को देने के लिए तथा इस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने का नोटिस देगी। समझ रहे? अगर कोई भी महिला श्रमिक जो इस नियम के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ चाहती है और उसका वो एलिजिबल है इस मातृत्व अवकाश को लेने के लिए, तो वो उसके लिए या तो वो नॉमिनी बनाएगी या तो नॉमिनी व्यक्ति देगा उसको कि भाई ये इस तरीके की छुट्टी चाहिए, या वो इस अपने काम से अनुपस्थित रहेगी, इसकी सूचना नियोजक को देनी पड़ेगी। अगर स्त्री अपने गर्भावस्था के दौरान नियोजक को नोटिस देने में असमर्थ रहती है तो बच्चे के जन्म के बाद भी नोटिस दिया जा सकता है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन फंस गई कि वो नहीं नोटिस दे पा रही है, तो बच्चे के होने जाने के बाद भी ये नोटिस नियोजक को दिया जा सकता है कि मेरे इस तरीके से डिलीवरी हुई है और मुझे वो मातृत्व अवकाश का लाभ चाहिए, या उसके लिए वो अप्लाई कर सकती है। नोटिस प्राप्त होने के बाद नियोजक के लिए महिला श्रमिक को अधिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति देना आवश्यक होगा। ठीक है, अनुमति देना आवश्यक होगा। इसके बाद बच्चे के जन्म के संभावित तिथि के पहले दे मातृत्व लाभ महिला कामगार को अग्रिम के रूप में दिया जाएगा। मतलब कि जो भी पैसा है जो मातृत्व लाभ देना है संभावित तिथि से पहले उसको वो कुछ अग्रिम रूप में दे दिया जाएगा। इसके बाद बच्चे के जन्म के बाद अवधि के लिए मातृत्व लाभ का भुगतान जन्म के 48 घंटे के अंदर कर देना जरूरी है। मतलब कुछ पैसा भी दिया जाता है, कुछ और भी सुविधाएं हैं वो भी जो है इनके द्वारा दे दी जाएंगी। इसके बाद धारा 7 में महिला श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में क्या कंडीशन होगी कि अगर महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। यदि अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ या अन्य राशि के हकदार महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और नियोजक प्रावधानों के तहत उसके बाद भी मातृत्व लाभ देने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना भाई, अगर किसी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी वो जो भी प्रावधान है उनको भुगतान करने के, जो भी उनकी राशि की देनी है या कोई और प्रावधान जो इसमें दे रखे हैं अगर उनको देना है तो वो नौमित व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक है, वो जितने भी बेनिफिट होंगे वो किसको मिलेंगे, फिर नौमित व्यक्ति को मिलेंगे। और धारा 8 में चिकित्सीय बोनस के बारे में बताया गया है। जहां महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व या बाद में देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई है वहां मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को 3500 रुपये चिकित्सीय बोनस देने का प्रावधान किया गया है। ये फिगर बहुत याद रखिएगा और यही फैक्ट से क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो फिगर जो भी दे रखे हैं उन सब से ही बनेंगे और फैक्ट ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, क्योंकि पूछ जाएगा धारा 8 में चिकित्सीय बोनस की धनराशि क्या है, तो धारा 8 में चिकित्सीय बोनस की धनराशि क्या है, 3500 रुपये। इसके बाद चिकित्सीय बोनस निर्धारित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है, जो प्रति वर्षों में बढ़ाकर इसको अपडेट कर देती है हर 3 साल में, और अधिकतम ये 20,000 रुपये तक कर सकती है। ठीक है, हर 3 साल में केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको अपडेट करती है और इसकी अधिकतम धनराशि को 20,000 तक कर सकती है। इसके बाद धारा 9 में गर्भपात आदि के लिए अवकाश के लिए बताया गया कि अगर मान लो डिलीवरी नहीं होती है, गर्भपात अगर किसी का हो जाता तो उसके लिए क्या अवकाश है, तो इसके लिए भी धारा 9 में बताया गया है। विहित प्रमाण उपस्थित करने पर, यानी कि ऑथेंटिक प्रमाण पत्र उपस्थित करने पर गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की स्थिति में, यानी कि एमटीपी में, महिला कामगार को गर्भपात या चिकित्सीय समापन के बाद 6 सप्ताह की अवधि तक मातृत्व लाभ के साथ मजदूरी और छुट्टी देना होगा।
मतलब कि उनको मातृत्व लाभ की दर से आप उनको मजदूरी भी देंगे और छुट्टी भी उनको देनी होगी, कितने की, 6 सप्ताह की। धारा 9A में बताया गया है कि अगर कोई ऑपरेशन करा के आता है और बंदीकरण करा के आता है तो इसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना पड़ेगा, और उसके बाद नियोजक को ऑपरेशन के लिए महिला कामगार को, ठीक है, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसके 2 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ की मजदूरी के साथ छुट्टी देनी होगी। मतलब कि अगर इस कंडीशन में अगर वो नसबंदी करा के आई है या कोई ऑपरेशन करा के आई है तो उसके लिए भी उसको मातृत्व लाभ देना होगा। वो कितने का होगा, ऑपरेशन की तिथि से 2 सप्ताह के लिए, और उसको मजदूरी भी देनी होगी जो उसकी मजदूरी बनती है इस एक्ट के अनुसार। धारा 10 में प्रसवावस्था के दौरान बीमारी की स्थिति में मजदूरी के साथ छुट्टी के लिए प्रावधान किया गया है कि गर्भावस्था, प्रसव के बच्चे, मतलब गर्भावस्था हो, प्रसव हो, या बच्चे का अकाल जन्म हो जाए, या गर्भपात हो जाए, या एमटीपी हो जाए, तो प्रसव के दौरान इन सब से जो बीमारी उत्पन्न होती है तो महिला कामगार को पूर्व में देय अवकाश के अलावा अधिकतम 1 माह का और अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो जाती है इस सब के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, या डिलीवरी प्रसव के बाद, या बच्चे के कोई बच्चा डिलीवरी से पहले जो डेट थी उससे पहले जन्म गया, उसको बोलते हैं अकाल जन्म, या गर्भपात हो जाए, या एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा ले कोई, ठीक है, एक बच्चा भ्रूण का विकास नहीं होता तो उस टाइम में एमटीपी करा ली जाती है। तो उस दौरान अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो महिला कामगार को जो पूर्व में अवकाश दे रखा है, जो मातृत्व लाभ के अनुसार जो उसको लाभ मिला है 26 सप्ताह का, उसके बावजूद भी उसको 1 माह की छुट्टी और दी जाएगी। ठीक है ना, उसको 1 माह की और छुट्टी दी जाएगी। धारा 11 पोषण विराम के बारे में बताता है। जो भी कामगार आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको लंच तो मिलता ही है, लेकिन इसमें एक पोषण विराम भी दिया जाएगा जो धारा 11 बताती है, जिससे कि मदर अपने बच्चे को दूध पिला सके, ठीक है, दुग्धपान करा सके। तो इसमें बताया है धारा 11 में पोषण विराम के बारे में कि कामगारों को दिए जाने वाले दैनिक विश्राम के अलावा महिला कामगारों को बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए 15 माह तक, जब तक बच्चा 15 माह का ना हो जाए तब तक प्रतिदिन 15 मिनट का 2 पोषण विराम उनको देने पड़ेंगे। ये लंच टाइम से अलग रहेगा, ठीक है, लंच तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लंच के अलावा 15-15 मिनट के 2 पोषण विराम भी दिए जाएंगे। धारा 11 में इस चीज का प्रावधान है। धारा 11A में क्राइसिस की सुविधा है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां 50 से अधिक कामगार हों वहां पर एक क्राइसिस की व्यवस्था की जाए, जिसमें कि कामगार अपने दैनिक विश्राम अंतराल के दौरान 4 बार क्रेश में जाने की सुविधा प्राप्त हो उसको। और महिला कामगार, ठीक है, महिला कामगार की नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ की जानकारी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको सूचित करना होगा। ठीक है, जब महिला कामगार की आप नियुक्ति कर रहे हैं, ये कंडीशन जब है जब आपके यहाँ 50 से अधिक कामगार हैं। अगर महिला कामगार आपके अपने यहाँ रख रहे हैं तो उसको मातृत्व लाभ की जानकारी देनी होगी, चाहे आप उसको लिखित दीजिए चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको सूचना दीजिए। इसके बाद धारा 13 बताती है कि कुछ स्थितियों में मजदूरी से कटौती पर रोक है, जैसे कि मातृत्व लाभ के हकदार महिला से इस कारण कटौती नहीं की जा सकती कि उसने गर्भावस्था में उससे हल्के कार्य लिए थे। मतलब नियोजक ये बहाना नहीं कर सकता कि हमने आपसे कुछ ज्यादा काम नहीं कराया, आप बैठी रही, बैठने वाला काम कराया तो इसलिए आपकी मजदूरी आपकी थोड़ी कम कर देंगे। तो इस तरीके के काम नहीं किए जा सकते, ये धारा 13 बताती है। इसके बाद उसे दुग्धपान के लिए पोषण विराम दिया गया तो इसके लिए भी नियोजक नहीं कह सकता कि नहीं आपके पैसे काटे जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। धारा 13 में इस चीज का प्रावधान है। ठीक है, और धारा 14 बताती है जहां निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में, कि धारा 14 कहती है कि निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो इन सब चीजों को मॉनिटर करेगी और देखेगी। और धारा 15 में निरीक्षकों के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। जो अधिकार हमारे, जो हम पीछे जितने भी लॉ पढ़े हैं उनमें जो भी निरीक्षकों के प्रावधान है, जो भी अधिकार क्षेत्र हैं, वो सारे प्रावधान यहाँ भी उनके वही है कि कारखाने में घुसना, कारखाना निरीक्षण करना, ये सारे जो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे चेक करना, तो ये सारे निरीक्षक के अधिकार हैं। और जो ये सेम है, जिन्होंने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो देख लें, उसमें निरीक्षकों के अधिकार एवं दायित्व के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद धारा 18 में
मातृत्व लाभ की जब्ती के बारे में बताया गया है। यदि कोई महिला कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रसव पूर्व काम से अनुपस्थित होती है और इस अवधि में वे कहीं और कार्य करती है तो उस अवधि के लिए प्रसूति लाभ उससे को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? धारा 18 में बताया है कि अगर कोई महिला कामगार एक जगह से मातृत्व लाभ ले ले और उसी मातृत्व लाभ के दौरान जो छुट्टी उसको मिली है उसी के दौरान वह दूसरी जगह कार्य करने लगे, ठीक है ना, दूसरी जगह कार्य करने लगे, तो उसको प्रसूति लाभ यानी कि मैटरनिटी जो बेनिफिट है, मातृत्व हित लाभ है, वो उसको नहीं मिलेगा। धारा 19 अधिनियमों के प्रदर्शन के बारे में बताता है कि नियोजक को चाहिए कि वो इन जो ये जितने भी मैटरनिटी के जो बेनिफिट हैं उसके बारे में जगह जगह बैनर लगाए जहां पर लोग बाग उसको देख सकें और कामगारों की उस पर निगाह पड़ सके, और जो भी लिखा जाए वो स्थानीय भाषाओं में लिखा जाए जिससे कि उनकी समझ में आ सके, ठीक है। ये प्रचार प्रसार करने के लिए है धारा 19। धारा 21 में दंड प्रावधान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा ही, और अब ये अपडेट भी कर दिया गया है। पहले दूसरा प्रावधान था, अब इसमें राशि बढ़ा दी गई है। तो अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार मातृत्व लाभ का भुगतान नहीं करने पर महिला श्रमिक को नौकरी से हटाना अथवा बर्खास्त कर देने पर नियोजक को 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है, या 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और यदि नियोजक किसी ऐसे प्रावधान या नियम का उल्लंघन करता है जिसके संबंध में अधिनियम में कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा गलती कर देता है या ऐसे कोई भी नियोजक नियम का उल्लंघन कर देता है कि जिसके लिए इस एक्ट में कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, तो इस अवस्था में उसको 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। ये फिगर बहुत याद रखेंगे और इस फिगर से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसकी धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 21 में, जिसमें दंड प्रावधान है, और दोनों ही चीजें धारा 21 में ही आपको मेंशन की गई हैं। इसके बाद धारा 22 में निरीक्षक के काम में बाधा डालने के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी नियोजक निरीक्षक के काम में बाधा डालता है या उसके सामने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या उसके द्वारा कोई भी उसको एंट्री नहीं दी जा रही है उसको निरीक्षक को अपने प्रीमिसेस में घुसने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में नियोजक को अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है ना। 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। धारा 25 केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बताती है। अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है, धारा 25 में प्रावधान है। धारा 28 जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसको है? नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार को है। समुचित सरकार से यहाँ मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मामला है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी अगर उसके कार्य क्षेत्र में आता है, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला अगर कोई है और उसके कार्य क्षेत्र में कोई प्रीमिसेस इस तरीके का आता है या कोई ऐसा, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? समुचित सरकार बनाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं और जो और भी टॉपिक आपके हैं जिन पे आप लोग अभी तक विजिट नहीं करे हैं, तो कृपया करके आप लोग उन पर विजिट कर लें और आप उनको देख लें। और चलते चलते आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर ठीक लग रही है और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।